साथी नमस्कार। और आज हम पुनः हाजिर हुए हैं ऐसे 25 फुल फॉर्म लेकर के, एब्रीविएशन भी बोलते हैं इनको, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये फुल फॉर्म आ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ शब्दावली होंगी जो कि आ सकते हैं। तो ये कुछ जो फुल फॉर्म है कुछ शारीरिक शिक्षा से संबंधित है और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि शारीरिक शिक्षा में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा यदि आप MPPSC, UPSC या अन्य किसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो भी इस प्रकार के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉप 25 जो फुल फॉर्म है कई बार पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इनको हम जानेंगे इनका पूरा नाम क्या है और बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो शुरुआत करते हैं HBPM से। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं HBPM। इसका पूरा नाम है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। चूंकि इसका पूरा नाम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो एस्टेब्लिश है, जो स्थान है वो है अमरावती। शुरुआत में अमरावती महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। कहाँ आता था? महाराष्ट्र। और अभी भी महाराष्ट्र में ही है। और उसका पड़ोसी जो राज्य दो हिस्सों में बटा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद, वो अलग मामला है। तो इसका जो स्थान है वो HBPM का कहाँ है? अमरावती। और ये स्टेब्लिश हुआ 1914 में। साथ ही हम थोड़ी सी और ब्रीफ जानकारी लेंगे कि अमरावती में जो HBPM ये एक संस्थान है जिसमें अंबादास और वेद व्यास जो वैद भाई थे उन लोगों ने इस प्रकार का एक व्यायाम प्रसारक मंडल स्टेब्लिश किया था और इसकी शुरुआत शारीरिक शिक्षा में शिक्षा देने के लिए अमरावती महाराष्ट्र में हुई थी और सन था 1914। नेक्स्ट हम देखते हैं LNIPE। इसका पूरा नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ। आपको याद होगा कि पहला स्वतंत्रता आंदोलन भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर लड़ा गया था, वो कब था? 1957 नहीं, 1857। और उसका मुख्य कारण क्या था? स्वतंत्रता, ये आजादी थी। किस कारण से हुआ था वो? चर्बी वाले कारतूस की घटना घटी थी और उसके मुख्य जो किरदार थे वो थे मंगल पांडे। तो जो उनका बंदूक था उसमें कारतूस को डालने से पहले उसको छीलना पड़ता था और वो कारतूस किसकी चर्बी से बनता था? गाय की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी से। और चूंकि मंगल पांडे जी हिंदू के साथ साथ ब्राह्मण थे तो उन्होंने उसका विद्रोह किया। इस प्रकार से वो विद्रोह खड़ा हुआ और 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी के आसपास से रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली और वो 1857 में वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक 100वीं शताब्दी, एक शताब्दी के बाद, 100वें साल के बाद 1957 में उनके नाम से LNIP ग्वालियर अस्तित्व में आया और शुरुआत में इसका नाम था LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर इसका नाम बदला LNCPE, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर इसका नाम बदला LNUPE, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और वर्तमान में अभी जो नाम चलता है वो है LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कई जगह पे आप देखेंगे लूसेंट जीके में भी कई सारी किताबों में ऐसा जिक्र है कि LNIP ग्वालियर एशिया का टॉप मोस्ट शारीरिक शिक्षा संस्थान, एशिया महाद्वीप में। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा संस्थान हमारे मध्य प्रदेश शहर में है। और ग्वालियर में एक किला भी है जिसको जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, है ना? इस प्रकार से हमने दूसरा फुल फॉर्म जाना LNIP ग्वालियर। नेक्स्ट है YMCA।
इसका पूरा नाम है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA। इसका एस्टेब्लिश 1920 में हुआ था चेन्नई, तमिलनाडु का शहर क्या था? चेन्नई। शुरुआत में उस शहर को मद्रास बोलते थे, उसका नाम अभी बदल के क्या हो गया? चेन्नई। तो ये भी जो संस्थान है YMCA, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोला गया और इसके शुरुआती प्रिंसिपल SC बक थे, हेनरी क्रो बक। और इन्होंने शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर कोर्सेज चालू किए और बहुत सारे टीचर वहाँ से पढ़ के और भारत में विदेश में भी सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार से थर्ड वन था YMCA। नेक्स्ट हम जानते हैं NSNIS का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ऑफ स्पोर्ट्स। और इसका जो स्थान है जहाँ पर ये बना है उसका नाम है पटियाला, पटियाला। और पटियाला शहर कौन से राज्य में आएगा? पंजाब, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1961 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआती 1914 से होती है और धीरे धीरे संस्थान बढ़ते जाते हैं शारीरिक शिक्षा में या फिर अन्य संस्थान भी जो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर NSNIS पटियाला जो है, इसका मुख्य काम है कि भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनको ट्रेनिंग देना। और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी ट्रेनिंग लेते हैं साथ साथ ऐसे 2 मिनट में डिस्टर्ब करूंगा। होल्ड करना सर, ठीक है साथियों। तो हम बात कर रहे थे पटियाला के बारे में, जहां पर कोचेस तैयार किए जाते हैं। कोच मतलब किसी खिलाड़ी को तैयार करने के लिए कोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर कोचेस के लिए डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। कोई यदि कोचिंग डिप्लोमा इन क्रिकेट करना चाहता है, फुटबॉल, तो उसको कम से कम 2 यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला हुआ खिलाड़ी हो और वहाँ के जाके एंट्रेंस एग्जाम दे और वहाँ पर साल भर का 45 दिन का, 1.5 साल का, 2 साल का, इस प्रकार के कोचिंग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। उनमें जाके वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो भारत के या अन्य विश्व के किसी भी संस्थान में कोचिंग दे सकते हैं। तो ये काम NSNIS पटियाला का है। नेक्स्ट हम जानते हैं साई, SAI, साई। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि शारीरिक शिक्षा के अलावा भी होते हैं, जैसे पुलिस विभाग हुआ, आपका वन रक्षक हुआ, जेल प्रहरी हुए या अन्य किसी पोस्ट ऑफिस के हुए, SSC के हुए, बहुत सारी जगह पे ये वाले फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। साई क्या होता है? SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली और ये अस्तित्व में आया 1984 में। तो इसका मेन काम रहता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि इंडियन नेशनल टीम को किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट और खिलाड़ियों की देखरेख, उनका रहन सहन, ट्रेनिंग, ये सारा पार्ट देखता है साई। और इसके अन्य संस्थान भी है। ऑल ओवर इंडिया में करीब 8-10 सेंटर हैं जहाँ पर कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर चलते हैं। ये होता है साई। नेक्स्ट हम बात करते हैं IOA। ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका पूरा नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ या संगठन। ये भारत की टीम को ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग कराने के लिए बनाया गया था सन 1927 में और इसका हेड ऑफिस है दिल्ली। 1927 में और पहली बार भारत की तरफ से, जब हम गुलाम थे, एक दल गया था 1928 में पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिक खेलों में। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल में भारत की तरफ से पहली बार कब प्रतिभाग किया? 1928। IOA का गठन कब हुआ? 1927। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हम जानते हैं कि ओलंपिक खेल 2 प्रकार से हम इनको स्टडी करते हैं। एक होता है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, एक होता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो एंशिएंट ओलंपिक जो गेम्स थे वो 776 BC में स्टार्ट हुए, 393 AD में बंद हो गए थे। फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में स्टार्ट हुए
कब स्टार्ट हुआ? 1896 में। चूंकि इसमें पूरे विश्व के देश भाग लेते हैं, तो आईओसी जब गठित हुई और इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड लोसान है। स्विट्जरलैंड बहुत ही सुंदर देश है और एक लोसान एक शहर का नाम है जिसमें इसका हेड ऑफिस है। तो जब प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया तो फिर एक फ्रांस के व्यक्ति हुए बैरन डी कुबर्टीन, जिनको मॉडर्न ओलंपिक खेल का पितामह बोला जाता है और कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, ओलंपिक खेल का पितामह कौन है? बैरन डी कुबर्टीन। तो ये थे फ्रांस के। इन्होंने आईओसी का गठन किया और आईओसी का गठन 1894 में किया और ठीक 2 साल बाद 1896 से मॉडर्न ओलंपिक खेल शुरू हुए, जो कि प्रत्येक 4 साल के अंतराल में कंटिन्यू चलते रहते हैं। और वर्तमान में भी 2024 का जो ओलंपिक खेल था वो हुआ था फ्रांस में और शहर का नाम था पेरिस। क्या था? पेरिस। जिसमें नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मेडल मिला था भाला फेंक में, और बहुत सारे और भी थे पदक विजेता। तो हमने जाना आईओसी के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आफर्ड, AAHPERD। इसका पूरा नाम है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। एक ऐसा अलायंस बनाया, एक ऐसा एसोसिएशन या संगठन बनाया जिससे कि हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन और डांस, इसके लिए जांचे कि कौन सा व्यक्ति किस चीज के लिए कितना फिट है। तो इसी को फिर नाम बदल के आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट भी कर दिया और इसका जो शुरुआत हुई वो अमेरिका में हुई और सन 1954 में। तो आफर यूथ फिटनेस टेस्ट से भारत में कई सारी संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए शारीरिक शिक्षा में 6 आइटम होते हैं, जिसके अंदर आपको 50 मीटर दौड़ना, 600 मीटर दौड़ना, शटल रन दौड़ना और उसके बाद सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और पुलअप्स। इस प्रकार के 6 आइटम से हर एक जो टेस्ट आइटम है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए कि किस टेस्ट से हम क्या चीज़ मेजर करें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़े खड़े आगे की तरफ जंप करना, तो उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग, पैरों में कितनी ताकत है, इस चीज़ को मेजर करते हैं। ऐसे बाकी जो 6 पैरामीटर सभी से टेस्ट करने के बाद फिर किसी भी यूथ का हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, एंडोरेंस है, ये सारी चीज़ें। तो आफर का ये कहानी है 1954 में बना। नेक्स्ट CABPER, ये भारत में ही ये बना था। इसका नाम पूरा नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इसका मैं एस्टेब्लिश ईयर अभी नहीं ढूंढ पाया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। CABPER जैसा अमेरिका ने स्टार्ट किया था आफर, वैसे भारत में स्टार्ट हुआ था CABPER। नेक्स्ट AIU एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पूरे भारत की जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी एक एसोसिएशन, और AIU डिसाइड करता है खेलों के क्षेत्र में या युवा उत्सव में सभी में कि कौन से वेन्यू कहाँ पर रखे जाएंगे और कौन सा खेल किस यूनिवर्सिटी को आयोजित कराना है। तो इस प्रकार से AIU का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी 1925 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और ये और इसका डेट भी है 23 मार्च 1925। नेक्स्ट है AICS, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1960 में, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए AICS का निर्माण। नेक्स्ट है SGFI, ये आपने सुना होगा, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम में, उस शिक्षा विभाग में AIU पूरे विश्वविद्यालय को रेगुलेट करता है खेलकूद में, वैसे ही खेलकूद में SGFI जो एक संस्था है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेलकूद में ये सबसे बड़ी संस्था है स्कूल एजुकेशन में, शिक्षा विभाग में, और इसका हेड ऑफिस है लखनऊ और ये 1954 में स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे माका,
ये कई परीक्षा में पूछा गया है। MAKA, माका का पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, खेलकूद पुरस्कार होता है। ये 1956-57 में बना और ऐसे विश्वविद्यालयों को दिया जाता है जिन्होंने साल भर में सबसे ज़्यादा पदक हासिल किए हों सारे खेलों में। तो अधिकतर ये देखा गया कि पटियाला यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे पदक हासिल करे, तो बहुत सारी वर्षों में माका ट्रॉफी पटियाला यूनिवर्सिटी को जाती है, कई बार दूसरे विश्वविद्यालय को भी जाती है। तो माका ट्रॉफी के बारे में कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट, NYKS, नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो इसका ये पूरा नाम है और इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली और 1972 में ये स्टैब्लिश हुआ। युवाओं को इकट्ठा करना, उनको जागरूक करना और युवाओं को देश के प्रति समर्पित होने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ये कराते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे है, आप उसको भी देखें। इसके अंदर मैं आपको और थोड़ी जानकारी दे दूं। एक पद होता है DYC, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। एक पद होता है कंप्यूटर ऑपरेटर और एक पद होता है MTS। ये जो पद है, ये तीनों ही पद हैं, डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट करते हैं और इसमें बहुत अच्छी सैलरी है DYC की। जिले में एक मुखिया होता है, उसको DYC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। इसका नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे आता है और सिंपल सा इसके लिए क्वालिफिकेशन है, आपके पास UG हो, PG हो और आप किसी NGO या सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग करते हो, उसके प्रमाण पत्र हो। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो। MTS 10वीं पास हो और वो सारे काम कर ले, टेस्ट होता है, उसके बाद वो सिलेक्शन ले सकता है। तो इसमें जो नेहरू युवा केंद्र है बहुत सारे पद रहते हैं, कई लोगों को ये जानकारी रहती है कि कब इसके पद भरे जाते हैं। तो 2023 के बाद भर्ती नहीं आई है, होपफुली अब आने वाले सालों में आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। ये 1969 में एस्टेब्लिश हुआ, सही है। और भारत के किसी भी कोने में कोई भी संस्था चलती हो वहाँ पर NSS की इकाई खुल सकती है और वहाँ के विद्यार्थी देश सेवा में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इमरजेंसी पड़ने पर हर किसी को देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 1948। ठीक आज़ाद हुए तुरंत बाद NCC का स्टैब्लिशमेंट हुआ। और NCC भी, इसकी 3 विंग होती है। एक होता है एयर विंग, एक होता है आपका आर्मी और एक होता है नेवल। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे NCC और इसमें 3 विंग होती है। इन तीनों विंग का अलग अलग कलर रहता है, ड्रेस कोड रहता है। इस प्रकार से ये लोग भी जरूरत पड़ने पर NCC NSS भारत की इमरजेंसी में किसी भी उसमें जितने भी इसके कैडेट होते हैं, जितने भी इनके सदस्य होते हैं, वो लोग अपना सहयोग करते हैं किसी बड़े आयोजन में या इमरजेंसी पड़ने पर। ठीक है, इसी उद्देश्य से इनको खोला गया था। नेक्स्ट होता है FISU, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। जब विश्व स्तर की बात करें तो जैसा AIU भारत में काम करता है वैसे विश्व स्तर पर FISU काम करता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। 1949 कि भारत की यूनिवर्सिटी जो टॉप मोस्ट है उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आपस में कंपटीशन हो, कैसे वो लोग आपस में एक दूसरे का नॉलेज एक्सचेंज करें, इसके लिए FISU एक संस्था बनी जिसका पूरा नाम ये है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं NCERT। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा NCERT की किताबें। तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और इसका हेड ऑफिस है दिल्ली और ये स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। इस प्रकार से NCERT की जितनी भी किताबें हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी कमेटी रहती है और उसमें कमेटी में बहुत सारे
अलग अलग विभागों के एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद बाकी सारे मेंबर, और उनका काम है कि देश में बेस्ट एजुकेशन जो पॉलिसी लागू हुई है उसके लिए कौन से कंटेंट ऐसे दें कि भारत के हर एक हिस्से के हिसाब से हर एक बच्चा अच्छे से होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका हो। तो ये पूरा रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर रहता है और ये पूरा तैयार करते हैं। इसके बाद ये बुक्स इनके अप्रूवल के बाद ही प्रिंट होती हैं। और आपने देखा होगा कई सारी किताबों में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की पूरी समिति का वो रहता है, यस सर, रहता है। यस सर। तो ये एनसीईआरटी का मुख्य काम है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 नई दिल्ली में इसका ऑफिस है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं एनसीटीई। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ, अगस्त 17 अगस्त 1995। एनसीटीई का मुख्य काम ये है, आप नाम से ही यहाँ समझ पा रहे हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। भारत में जितने प्रकार की टीचिंग जॉब हैं और टीचर बनाने का जो काम है, एनसीटीई के थ्रू अप्रूवल मिलता है कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को या अन्य विभागों को। एनसीटीई ने यदि अप्रूव दे दिया कि हाँ आप ये वाला कोर्स रन करो और ये कोर्स टीचर बनने के लिए काफ़ी है। एनसीटीई का एक मुख्य काम ये है कि यदि किसी को टीचर बनना है तो कोई भी कोर्स की मान्यता तभी वैलिड होगी जब वो एनसीटीई से वो लेता है, परमिशन लेता है, अप्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नैक। नैक सुना है आपने? यस सर। इसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। काउंसिल एक ऐसा काउंसिल, ऐसा संघ है जो पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सबको ये एक्रीडेट करता है। इसको ये ग्रेडिंग देता है कि आपका कॉलेज, आपका विश्वविद्यालय किस ग्रेड में है। A+ में है, A++ में है, B में है, C में है और D में है। तो D वाले तो फेल ही, C तक ठीक है, काम चलाओ। तो इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर। और ये 1994 में बना और बहुत ही बड़ा हेड ऑफिस है। और जब किसी कॉलेज का एक्रेडिटेशन होता है तो उसमें एक पीयर टीम विजिट करती है। किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पीयर टीम विजिट करेगी। वो पूरी एक एक कोना कोना, टीचिंग से लेके पूरा ग्राउंड, सारी चीज़ें, लैब वगैरह सब कुछ बारीकी से चेक करते हैं कि जो आपने डाटा वेबसाइट पे दिया क्या वाकई में वैसा है, और यदि है तो फिजिकली कितना है। उस हिसाब से वेबसाइट पे तो वो लोग चेक करते ही हैं सिस्टम से। उसके बाद एक पूरी टीम आके यहाँ पर चेक करेगी। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस होता है, उसके भरने के बाद ग्रेडिंग मिलता है कॉलेज को और विश्वविद्यालय। तो इसका काम ये है कि कोई भी कॉलेज ऐसे नहीं चल सकता है, उसके पीछे हर 5 साल में ये नैक कराना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण यूजीसी नेट जेआरएफ। यूजीसी नेट जेआरएफ तो आपने सुना होगा यूजीसी, तो कई बार यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और आगे के जो 2 शब्द हैं वो है नेट और एक है जेआरएफ। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सन 1953 में बना और इन्होंने कुछ समय बाद, शायद मुझे लगता है 1989 के बाद, नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं कंडक्ट कराना शुरू की, जो कि भारत के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग जॉब के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ का पूरा नाम होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च फेलो। यदि किसी का जेआरएफ क्लियर है तो वो किसी भी रिसर्च सेंटर से जाके रेगुलर पीएचडी करे और उनको फेलोशिप उस दौरान मिलेगी जब वो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो जूनियर रिसर्च फेलो कहलाएंगे, है ना। तो करीब करीब 40,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 2-2.5 साल से लेके 6-7 साल तक अपना रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करेगा
और थीसिस जमा करने के बाद किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सेट एंड स्लेट। इसका पूरा नाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा नेट पूरे ऑल इंडिया के लिए एक परीक्षा है, वैसे ही सेट एक परीक्षा होती है पर्टिकुलर राज्य के लिए, किसी स्टेट के लिए। और कोई कोई राज्य स्लेट भी परीक्षा करवाता है, स्लेट बोलते हैं स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट और स्लेट मिलती जुलती एक ही परीक्षा है जो कि राज्य कंडक्ट करता है, राज्य का आयोग। और आयोग में हम बात करेंगे जैसे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी में यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीएससी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पीएससी, इस प्रकार से। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, यदि किसी का सेट क्लियर है तो वो एस्पिरेंट अन्य राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग जॉब में नहीं जा सकता है, पर्टिकुलर उसी राज्य के लिए वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन किसी का यदि नेट जेआरएफ है तो ऑल इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय में वो अप्लाई कर सकता है। ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, WHO आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, इसका हेड ऑफिस है। 1948 7 अप्रैल को ये स्टेब्लिश हुआ, जब हम लोग आज़ाद हुए थे एक साल बाद। नेक्स्ट यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम ये है। तो कई सारी परीक्षाओं में यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म जाना 16 नवंबर 1945 को बना और इसका हेड ऑफिस है पेरिस, फ्रांस, जहाँ पर बहुत बड़ा एफिल टावर है, नीचे से नदी बह रही है, जहाँ पर ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। नेक्स्ट और आखिरी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें यदि किसी प्रकार की त्रासदी होती है, जैसा अभी कोरोना आया, कई जगह भूकंप आता है, कई जगह दो देश आपस में लड़ते हैं, तो यदि किसी बच्चे के माता पिता की डेथ होती है या कुछ विकलांग हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मदद करने के लिए यूनिसेफ का मुख्य काम है, जिसका नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर यूनिसेफ उस पर्टिकुलर देश के उन बच्चों की मदद करता है। इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क सिटी और 1946 में स्टैब्लिश हुआ। तो होपफुली आपको सारे फुल फॉर्म पसंद आए होंगे और आप लोग याद भी करेंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछें या कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।